वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल एमसीक्यू क्वेश्चन जो 17 मार्च 2023 से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें अकाउंटिंग का हम क्वेश्चन को देखेंगे जो पूरा क्वेश्चन एमसीक्यू बेस होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? फुल नेम ऑफ गैप। गैप का पूरा नाम क्या है? ये जो गैप है, ये गैप का फुल फॉर्म क्या है ये बताना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे गैप होता क्या है। तो हमारे देश में या विदेश में अकाउंटिंग का जो प्रिंसिपल है, अकाउंटिंग का प्रिंसिपल हर एक जगह में एक जैसा लागू किया जाए, इसके लिए हमारे देश के अकाउंटिंग बॉडी या विदेशों का जितना भी अकाउंटिंग बॉडी है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया हो गया, अमेरिका का अकाउंटिंग बॉडी हो गया, इन सभी लोगों ने मिलकर एक प्रिंसिपल को डेवलप करने का काम किया है। उसी को हम क्या नाम देते हैं? गैप नाम देते हैं। इसी को गैप कहा जाता है, जो जनरली एक्सेप्ट कर लिया जाता है, हर एक जगह में जनरली एक्सेप्टेड किया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने में है। पहला ऑप्शन बोला जा रहा है क्या? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी। तो ये पॉलिसी नहीं है, चूंकि ये प्रिंसिपल है, इसलिए आंसर होगा नहीं। इसके बाद बोला जा रहा है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसके बाद बोला जा रहा है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रोविजन। और डी नंबर में बोला जा रहा है नन ऑफ दीज। याद रखिएगा कि गैप में क्या होता है? प्रिंसिपल को डेवलप किया गया है, अकाउंटिंग बॉडी के द्वारा प्रिंसिपल को डेवलप किया गया है। तो यहाँ पॉलिसी है तो ये होगा नहीं, यहाँ प्रोविजन है ये भी नहीं होगा, ये नन ऑफ दीज है ये भी तो होगा नहीं। तो ये देखो यहाँ पर प्रिंसिपल है, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा आंसर ये बी नंबर जो है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये सही आंसर होगा। मीन्स आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। स्टॉक को वैल्यूएट करने के लिए, स्टॉक का वैल्यूएशन निकालने के लिए जो हमारा स्टेटमेंट है, ये सारा स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट दिया है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है, वो बताना है। बोला जा रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये जो 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, ए बी सी डी, ये 4 स्टेटमेंट है, इसमें से कौन सा सही है वो बताना है विथ रिगार्ड टू वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक का वैल्यूएशन करने से रिलेटेड। इसमें से पहला ऑप्शन है कॉस्ट प्राइस, दूसरा ऑप्शन है मार्केट प्राइस, तीसरा ऑप्शन है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, चौथा ऑप्शन है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज हाइयर। इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? कॉस्ट प्राइस, कोई ज़रूरी नहीं है कि कॉस्ट प्राइस से ही वैल्यूएशन किया जाए। मार्केट प्राइस, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। अब है क्या? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, इन दोनों में से जो कम होगा उसी पर हम हमेशा स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, ये सही आंसर होगा। मीन्स इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1 नंबर 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या? रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड व्हेन। रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज्ड होता है जनरली? व्हेन ए नंबर ऑप्शन है प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड। क्या प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है तो रेवेन्यू जनरेट होता है? गुड्स आर डिलीवर, क्या गुड्स हम डिलीवर कर देते हैं तब रेवेन्यू जनरेट होता है? सी नंबर है ऑर्डर फॉर गुड्स इज रिसीव्ड, जब गुड्स का ऑर्डर हम रिसीव कर लेते हैं तब रेवेन्यू जनरेट होता है। दूसरा लास्ट है कैश इज रिसीव्ड, जब कैश हम रिसीव कर लेते हैं तब रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इसमें देखना है कि रेवेन्यू हमारा कब जनरेट होता है। तो इसका आंसर है 3 नंबर का बी नंबर, गुड्स आर डिलीवर। जब हम गुड्स डिलीवर कर देते हैं हमारा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। कैश रिसीव होगा तो गुड्स डिलीवर के पहले कैश, गुड्स डिलीवर होने के बाद कैश रिसीव्ड होता है।
इसलिए सबसे पहला क्या है, गुड्स आर डिलीवर, जब हम गुड्स डिलीवर कर देते हैं हमारा समझो रेवेन्यू जनरेट हो गया, इसलिए इसका सही आंसर क्या आएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रोविजन इज मेड फॉर डिस्काउंट अकॉर्डिंग टू, डिस्काउंट का जो प्रोविजन है, डिस्काउंट करने का जो प्रोविजन रखा जाता है वो किसके अनुसार होता है, इस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट किसके अनुसार होता है, कंजर्वेटिज्म के द्वारा होता है, मैचिंग कंसेप्ट के द्वारा होता है, इसके बाद ए एंड बी बोथ या मेटालिटी के द्वारा होता है। कन्वर्टिज्म, मैचिंग, ए एंड बी बोथ और मेटालिटी किसके द्वारा हमको प्रोविजन करने के लिए दिया जाता है, डिस्काउंट का प्रोविजन किसके द्वारा होता है, किस कंसेप्ट के द्वारा होता है। तो यहाँ पर मैचिंग कंसेप्ट के द्वारा भी होता है, कन्वर्टिज्म के द्वारा भी होता है, इन दोनों के द्वारा होता है, इसलिए इसका आंसर ए एंड बी बोथ दोनों होगा, मतलब सी नंबर इसका आंसर। डी नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है। पहला ऑप्शन है बेसिक फॉर सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, क्या अकाउंटिंग पॉलिसी को सेलेक्ट करने का बेस है। दूसरा बोल रहा सेट ऑफ ब्रॉड अकाउंटिंग पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय एन एंटिटी, क्या कोई एंटिटी जो है इस अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करने के लिए समूह है। तीसरा नंबर बोल रहा है बेसिस फॉर एस्टेब्लिशिंग एंड मैनेजिंग एन एंटिटी, एंटिटी जो है कोई भी बिजनेस एंटिटी एस्टेब्लिश करने के लिए या उसको मैनेज करने का बेस है, या ऑल ऑफ दीज सभी है। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, सेट ऑफ ब्रॉड अकाउंटिंग पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय एन एंटिटी। तो इसका सही नंबर क्या आएगा, बी नंबर, इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 नंबर में बोला जा रहा है क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर मैंडेटरी फॉर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कब लागू होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि अकाउंटिंग पूरे देश में एक समान सभी के द्वारा लागू किया जाए, मतलब जितना भी अकाउंटेंट है हमारा देश में, जो भी अकाउंटेंट का अकाउंटिंग का काम करेगा सब एक जैसा काम करे, इसके लिए देश में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लागू किया गया है। तो कहा जा रहा क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर मैंडेटरी फॉर, किसके लिए मैंडेटरी है, किसके लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन है कंपनी, दूसरा ऑप्शन है पार्टनरशिप फर्म, तीसरा ऑप्शन है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, चौथा ऑप्शन है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इसमें सही आंसर है कंपनी, कंपनी के लिए मैंडेटरी है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का को फॉलो करेगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा, ए नंबर सही आंसर। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ल्यूकास पेसियोली, याद रखिएगा ये चीज, डबल एंट्री सिस्टम का फादर कौन है, ल्यूकास पेसियोली। फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ल्यूकास पेसियोली वाज इनहैबिटेंट ऑफ, कहाँ का निवासी था, इनहैबिटेंट मीन्स कहाँ का निवासी था। ल्यूकास पेसियोली जो था वो कहाँ का निवासी था, फ्रांस का था, इटली का था, ब्रिटेन का था या अमेरिका का था। इसका सही आंसर है इटली का था, बी नंबर आंसर सही होगा इसका। 8 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा, इन डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन हैज डैश एस्पेक्ट्स, पूरा डबल एंट्री सिस्टम में प्रत्येक ट्रांजेक्शन का कितना पहलू होता है। तो इन डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 एस्पेक्ट, क्या आंसर होगा इसका, बी नंबर आंसर होगा, बी नंबर। 2 एस्पेक्ट होता है, एक डेबिट होता है दूसरा क्रेडिट होता है। 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, अंडर द एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल बेसिस का मतलब है कि नगद और उधार, नगद और उधार दोनों को रिकॉर्ड किया जाएगा एक्रूअल बेसिस। तो अंडर द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जब भी हम अकाउंटिंग को एक्रूअल बेसिस पर करते हैं तो एक्सपेंसेज आर रिकॉर्डेड। एक्सपेंसेज कैसे रिकॉर्ड होता है, अंडर द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जब हम अकाउंटिंग को एक्रूअल बेसिस पर करते हैं तो एक्सपेंसेज को रिकॉर्ड कैसे करते हैं,
तो कहा जा रहा ऑन पेमेंट, जब पेमेंट होगा तब, ऑन बीइंग इनकर्ड जब खर्च होगा तो खर्च देय रहेगा तब, और सी नंबर में बोल रहा है ए एंड बी बोथ, मतलब कैश ऑन पेमेंट पर या देय होने पर या ए और बी दोनों पर या नन ऑफ दीज, चार ऑप्शन है। तो यहाँ पर एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या हुआ कि उधार लेन देन को भी हम रिकॉर्ड करते हैं, किस में, एक्रूअल बेसिस में। एक्रूअल बेसिस का मतलब हो गया ऑन बीइंग इनकर्ड, जब हमारा खर्च देय है तब, मतलब खर्च कर दिए पेमेंट अभी नहीं किए हैं, देय है, उस कंडीशन में एक्रूअल बेसिस लागू होगा। तो इसका आंसर होगा ऑन बीइंग इनकर्ड। ये तुम्हारा टोटल 9 क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 10 नंबर, अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अगर हम अकाउंटिंग को एक्रूअल बेसिस पर नहीं, अगर हम अकाउंटिंग को कैश बेसिस में मेंटेन करते हैं तब क्या होगा, एक्सपेंसेज आर रिकॉर्डेड, तब एक्सपेंसेज को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेंसेज आर रिकॉर्डेड। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एक्सपेंसेज को रिकॉर्ड कैसे करेंगे, ऑन पेमेंट, ऑन बीइंग इनकर्ड, ऑन गुड्स सोल्ड या नन ऑफ दिस। तो ऑन पेमेंट, जिस समय पेमेंट करेंगे उसी समय हम अकाउंटिंग को रिकॉर्ड कर लेंगे, एक्सपेंसेज आर रिकॉर्डेड, एक्सपेंसेज को रिकॉर्ड कर देंगे, क्योंकि कैश बेसिस है तो ऑन पेमेंट, पेमेंट करते समय ही हमारा खर्च का रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट यूज फॉर कैश सेल इज, हमारा जब भी कैश सेल, नगद गुड्स अगर हम बेचते हैं, कैश सेल करते हैं, तो हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होगा। पहला है कैश मेमो, दूसरा है इनवॉइस एंड बिल, तीसरा है कैश रिसीप्ट, चौथा है डेबिट नोट। तो यहाँ पर है 4 ऑप्शन है। कैश सेल जब होगा तो हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होगा, कैश मेमो। 11 का ए नंबर आंसर हो। इसके बाद बोला जा रहा है क्या, डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड, डेबिट नोट प्रिपेयर्ड किया जाता है विच ट्रांजेक्शन, जब ट्रांजेक्शन कब होता, क्या होता है, डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड फॉर विच ट्रांजेक्शन, किस ट्रांजेक्शन में डेबिट नोट तैयार किया जाता है, जब हम गुड्स खरीदते हैं तब, जब गुड्स नगद बेचते हैं तब, जब परचेज रिटर्न करते हैं तब, या जब सेल्स रिटर्न करते हैं तब। डेबिट नोट, डेबिट नोट कब दिया जाता है, जब सप्लायर से हम गुड्स खरीदें और सप्लायर को कुछ गुड्स डिफेक्टिव निकल गया, और डिफेक्टिव गुड्स को जब हम वापस करते हैं सप्लायर को, उस समय डेबिट नोट इशू किया जाता है, किसको, सप्लायर को। डेबिट नोट का 2 कॉपी बनता है, एक कॉपी अपने पास रखा जाता है, एक कॉपी सप्लायर को सेंड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, फॉर परचेज रिटर्न, जब खरीदा हुआ गुड्स डिफेक्टिव होने के कारण वापस होगा तब। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स डॉक्यूमेंट, इनमें से कौन जो है वो सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या क्या होता है, इनवॉइस होता है, डेबिट नोट होता है, कैश रिसिप्ट होता है, बिल होता है, ये सब सोर्स डॉक्यूमेंट है। तो इसमें से कौन सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है, देखो ए भी सोर्स डॉक्यूमेंट है, ए भी सोर्स डॉक्यूमेंट है, इसमें से बी नंबर जो है कैश बुक, ए सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, डैश इज सेंट ए कस्टमर व्हेन ही रिटर्न गुड्स, कस्टमर को हम जब क्या भेजते हैं, जब हमारा कस्टमर गुड्स रिटर्न कर देता है, तो सप्लायर को भेजते थे क्या, डेबिट नोट, परचेज रिटर्न का केस में। तो यहाँ पर कस्टमर को हम गुड्स बेचे, वो हमारा गुड्स वापस कर दिया, तो क्या भेजेंगे उसको, क्रेडिट नोट। कस्टमर को जब सेंड करेंगे तो क्रेडिट नोट, सप्लायर को सेल करेंगे डेबिट नोट, परचेज रिटर्न को, परचेज किया हुआ गुड्स रिटर्न आएगा डेबिट नोट, सेल किया हुआ गुड्स रिटर्न आएगा तो क्या हो जाएगा ये, क्रेडिट नोट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्रेडिट नोट, बी नंबर। इसका सही आंसर क्या आएगा, बी नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश, जब हम मशीन नगद खरीदेंगे, परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश, जब हम मशीन नगद खरीदेंगे
तब हमारा क्या होगा, डिक्रीज टोटल एसेट्स, क्या हमारा टोटल एसेट्स कम हो जाएगा। बी नंबर में बोल रहा है क्या, कीप्स टोटल एसेट्स अनचेंज, क्या हमारा टोटल एसेट्स में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इसके बाद इंक्रीज टोटल एसेट्स, हमारा टोटल एसेट्स बढ़ जाएगा, या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई कुछ नहीं होगा। तो देखो क्या कहा जा रहा, परचेज मशीन फॉर कैश, जब नगद हम मशीन खरीदेंगे, तो जब भी हम मशीन नगद खरीदेंगे तो हमारा मशीन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, कैश क्या होगा, डिक्रीज करेगा। मान लो हमारा मशीन 1 लाख का था और हमारे पास कैश पैसा भी कितना था, हमारा मशीन 1 लाख का था, कैश पैसा हमारे पास 50,000 था, तो टोटल एसेट्स कितना हो रहा है, 1.5 लाख। अगर हम नया मशीन खरीदते हैं 20,000 का, तो मशीन में 20,000 बढ़ा और कैश 20,000 घट गया, तो कैश 20,000 घट गया, मशीन 20,000 बढ़ गया, तो ये हो गया 30,000 और ये हो गया 1,20,000। तो हमारा टोटल एसेट्स कितना आया, 1,50,000। अब पहले भी टोटल एसेट्स कितना था, 1,50,000। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मशीन नगद खरीदते हैं तो हमारा टोटल एसेट्स में कोई चेंजिंग नहीं होगा, मीन्स अनचेंज। अगर हम मशीन खरीदते हैं तो मशीन खरीदने में हमारा एसेट्स में कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, बी नंबर। इसका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा क्या, डेबिट क्या इंडिकेट करता है, डेबिट इंडिकेट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से डेबिट जो इंडिकेट क्या करेगा, इंक्रीज इन एसेट्स। देखो यहाँ एसेट्स अगर इंक्रीज करता है, अमेरिकन रूल पढ़ा है, तो अमेरिकन रूल में क्या नियम बताया गया है कि एसेट्स अगर इंक्रीज करेगा तो डेबिट होता है। डिक्रीज इन लाइबिलिटीज अगर डिक्रीज करेगा तो भी डेबिट होता है। डिक्रीज इन कैपिटल भी डिक्रीज करेगा तो भी डेबिट होता है। मतलब क्या हुआ कि एसेट्स इंक्रीज किया तो डेबिट, डिक्रीज किया लाइबिलिटीज तब भी डेबिट, डिक्रीज इन कैपिटल तब भी डेबिट। इसका मतलब क्या आंसर होगा इसका, ऑल ऑफ दीज। डी नंबर आंसर इसका सही होगा, इसका आंसर डी नंबर सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है, विच इज द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑनर इक्विटी इज। अब इसमें से कौन सही है, ऑनर इक्विटी निकालने के लिए इसमें से कौन सा फॉर्मूला सही है। पहला बोल रहा करंट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट्स प्लस करंट लायबिलिटीज प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ये तो होगा नहीं। दूसरा बोल रहा करंट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस करंट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट्स में से माइनस कर देंगे करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, इन दोनों को ऐड करो और इन दोनों को ऐड करके माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल कर सामने आ जाएगा, ऑनर इक्विटी। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। इसका बी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, विच इज द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। इसमें से कौन सा इक्वेशन करेक्ट इक्वेशन है। पहला बोल रहा है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल माइनस लायबिलिटीज, एकदम गलत है। बी नंबर बोल रहा है कैपिटल इक्वल टू एसेट्स प्लस लायबिलिटीज। 3 नंबर बोल रहा है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। और डी नंबर बोल रहा है नन ऑफ दीज। तो इन चारों में से कौन सा इक्वेशन सही है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस माइनस लायबिलिटीज ये गलत है, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स प्लस लायबिलिटीज ये भी गलत है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्या बोला जा रहा, प्रोप्राइटर्स अकाउंट इज। प्रोप्राइटर का अकाउंट क्या है, कौन सा अकाउंट है, रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है या नन ऑफ दीज है। प्रोप्राइटर कौन है, कोई पर्सन है। प्रोप्राइटर कौन है, कोई पर्सन है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, पर्सनल अकाउंट। प्रोप्राइटर अकाउंट कौन अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट 20 नंबर क्या बोल रहा है,
बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट इज, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? तो बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है? तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है कि पर्सनल अकाउंट है? तो देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट जो है ये पर्सनल अकाउंट होता है, लेकिन जब पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट दोनों दिया रहेगा तब फिर पर्सनल अकाउंट नहीं होगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। अगर ये नहीं दिया रहता, केवल पर्सनल अकाउंट दिया रहता, तब इसका आंसर पर्सनल अकाउंट होता। लेकिन पर्सनल अकाउंट का 3 पार्ट होता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव का जब ऑप्शन दिया हुआ है तो बैंक ओडी जो होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, इसलिए इसका आंसर क्या नंबर होगा? 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या? इम्पर्सनल अकाउंट्स में बी क्लासिफाइड इनटू, अकाउंट 2 भाग में बटा गया है, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पर पूछा जा रहा कि इम्पर्सनल अकाउंट क्लासिफाई किया गया है कितने पार्ट में? 4 पार्ट में, 8 पार्ट में, 2 पार्ट में या नन ऑफ दीज? तो इम्पर्सनल अकाउंट 2 पार्ट में बांटा गया है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट 2 पार्ट में बांटा गया है। इम्पर्सनल अकाउंट कितने पार्ट में बांटा गया है? 2 पार्ट में, रियल और नॉमिनल। तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर। तो इसका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या? कैपिटल अकाउंट इज डैश अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? तो कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ दीज। रिप्रेजेंटेटिव नहीं दिया हुआ है। जब रिप्रेजेंटेटिव नहीं दिया हुआ है तब यहाँ पर कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 23 नंबर 23। द रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मतलब क्या है कि एक कौन सा अकाउंट का रूल है? पर्सनल अकाउंट का रूल है, रियल अकाउंट का रूल है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है या इनमें से कोई नहीं है? एक जो रूल लिखा हुआ है डेबिट ऑल एक्सपेंसेज लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन, ये कौन सा अकाउंट का रूल है ये बताना है। तो ये जो रूल है गोल्डन रूल में आता है। गोल्डन रूल में पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल हुआ करता था ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन क्रेडिट। ये नॉमिनल अकाउंट का रूल हुआ करता था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट होगा। 3 नंबर इसका सही आंसर हो। इसका आंसर कौन होगा? सी नंबर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला जा रहा है क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज अकाउंट इज अ डैश अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है? तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। कौन अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर। लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर में, हाउ मेनी कॉलम आर देयर इन जनरल। एक जनरल में कितने कॉलम होते हैं? तो देखो जनरल का कॉलम बनाओ, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। टोटल 5 कॉलम होता है। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर। 5 कॉलम टोटल। तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, ये आज 25 क्वेश्चन कराया गया। तो जितना भी क्वेश्चन आपका सीरीज के अनुसार चल रहा है, आज तीसरा क्लास है, सभी क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो 100% इसी क्वेश्चन को एग्जाम में आपको लिखना है। बस ये मानकर चलिए, ठीक है।